कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर होंगे और बढ़िया होंगे और बेहतर ढंग से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम भी बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। और आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आइए हम शुरू करते हैं 10वां का एक चैप्टर ब्रीथ। कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं? ब्रीथ, अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। देखिए ब्रीथ या सर्किल, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लिखे हैं, समझाते हैं। देखिए ब्रीथ किसे कहते हैं? तो वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो, वह ब्रीथ कहलाता है। ध्यान से समझिए। जैसे देखिए एक बिंदु, मान के चलिए एक बिंदु कहता है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से, मान के चलिए इस निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए, ऐसे ले लेंगे तो इस प्रकार से घुमा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर ये भी दूरी समान, ये भी समान होगा, ये सब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस बिंदु से ये सभी दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए ना ध्यान से, इस बिंदु से सब दूरी समान होगा कि नहीं? कहा है वह घिरा हुआ तल, जैसे मान के चलिए यह एक वृत्त है, इसी का नाम वृत्त है, और एक बीच में आप दे दीजिए बिंदु, ठीक है। और वृत्त का परिभाषा है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो। एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या है, समान दूरी पर है कि नहीं? एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर है कि नहीं? एकदम है, समान दूरी पर है। तो इसीलिए यह क्या कहलाएगा? वृत्त। क्या कहलाएगा? वृत्त। इसका दूसरा परिभाषा देखिए, इसका दूसरा परिभाषा, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी निश्चित बिंदु से, मान के चलिए इस किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मान के चलिए कुछ समान दूरी यहाँ पर, और बिंदुओं का जो पथ होगा, ऐसे मान के चलिए बिंदु 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 बिंदु, मान लीजिए ये क्या है, बिंदुओं का पथ। इस परिभाषा के अनुसार किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित एक बिंदु मान लिए, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, देखिए ना, बिंदु 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 बिंदु, बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, परंतु क्या होना चाहिए? समान दूरी होना चाहिए, ठीक है। वृत्त का परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया। आइए अब हम आपको इसी में आगे समझाते हैं। इसी का नाम है वृत्त, ठीक है। आपको सबके समझ में आ गया होगा, इसी का नाम है वृत्त। वृत्त में क्या सब होता है? वृत्त में एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, ठीक है। केंद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर। देखिए यही तो वृत्त है। वृत्त में एक केंद्र होता है, और देखिए जीवा भी, वृत्त में क्या होता है? जीवा भी होता है। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त में कितने जीवा होगा? वृत्त में अनगिनत जीवा होगा। जैसे देखिए यह एक जीवा है, देखिए वो रेखा जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरे, वह रेखा जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरे, वह सभी रेखा जीवा कहलाएगी। वह रेखा जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरे, वह सभी रेखा जीवा कहलाएगी। जैसे ऐसे देखिए, केंद्र से गुजरा नहीं, जीवा, केंद्र से गुजरा नहीं, जीवा, ये सब भी क्या कहलाएगा? जीवा। किसी भी वृत्त में कितने जीवा होती है? अनगिनत जीवा होती है, ठीक है। किसी भी वृत्त में कितने जीवा होती है? तो अनगिनत जीवा होती है। अगर मान के चलिए कि कोई वृत्त है, का मतलब केंद्र से अगर कोई रेखा गुजारेंगे तो ये जीवा नहीं होगा, यह कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। ये जीवा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। जो जीवा, देखिए व्यास किसे कहते हैं? जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। वैसे जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसे हम लोग कहते हैं व्यास। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, ठीक है। व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद देखिए एक वृत्त में कितने व्यास? तो एक वृत्त में अनगिनत व्यास होता है। जैसे देखिए यह भी व्यास है तो यह भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, यह भी व्यास। खाली देखिए वो रेखा जो हमेशा किससे गुजरे? केंद्र से। वह रेखा जो हमेशा किससे गुजरे? केंद्र से। जितने भी रेखा केंद्र से गुजरेंगे सब के सब क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। वृत्त का क्या कहलाएगा? वो व्यास कहलाएगा, ठीक है। आइए हम वृत्त के बारे में और कुछ आगे समझाते हैं, ठीक है। चलिए आपने तो देख लिया व्यास, इसके बाद व्यास और जीवा देखा। देखिए इसी का नाम वृत्त है। इसी का क्या नाम है? वृत्त है। वृत्त में देखिए अगर इस प्रकार का कोई रेखा है तो इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। ध्यान से समझिएगा, इस रेखा का क्या नाम होगा? छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को छेद करके आगे निकल गई है, छेदक रेखा। इसके बाद देखिए और दूसरा समझाते हैं। छेदक रेखा समझ में आ गया, यह एक वृत्त है, ठीक है। अगर वृत्त को, तो यह होगा स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा। यह कौन सा होगा? स्पर्श रेखा, ठीक है। यह कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श, क्योंकि यह वृत्त को स्पर्श करके आगे निकल रही है, इसीलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। सिर्फ वृत्त को टच करके आगे गई है, सिर्फ वृत्त को टच करके आगे गई है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे?
स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? स्पर्श रेखा। आइए जरा हम और समझाते हैं आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हो, अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हो तो बताइए इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है तो उसमें कितने स्पर्श रेखा होगा? तो इसमें स्पर्श रेखा होगा 3। देखिए कैसे, एक स्पर्श रेखा एकदम ऊपर से ऊपर ऐसे, एक स्पर्श रेखा एकदम नीचे से नीचे ऐसे, और एक स्पर्श रेखा एकदम बीचों बीच इस प्रकार से। तो बताइए कितने स्पर्श रेखा? 3। कितने स्पर्श रेखा हुआ? 3, 1, 2 और 1, 3। तो जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हो, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हो तो उसमें कितने स्पर्श रेखा होंगी? 3। चलिए अब हम समझाते हैं, जब दो वृत्त अलग अलग हो तब वह कितने स्पर्श रेखा बनाएगा? इसको मिटा देते हैं। जब दो वृत्त अलग अलग हो तो कितने स्पर्श रेखा? मान के चलिए यह एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दो वृत्त अलग अलग है, तो बताइए इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगी? ठीक है, इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगी? तो देखिए इसमें होगा 4। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक तो ऊपरे ऊपरे जाएगा, एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ऊपरे ऊपरे गया का स्पर्श रेखा। एक नीचे नीचे जाएगा, ठीक है, टेढ़ा नहीं सीधा होना चाहिए। और देखिए एक इस प्रकार जाएगा ऐसे, और एक आएगा ऐसे। आप लोग बेहतर लाइन खींचिएगा अपना में। तो कितने स्पर्श रेखा हो गया? 4। कितने स्पर्श रेखा? 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। जब दो वृत्त अलग अलग हो, जब दो वृत्त अलग अलग हो तो उसमें कितने स्पर्श रेखा होंगी? तो उसमें 4 स्पर्श रेखा। इसमें आपको कहेगा कि स्पर्श रेखा की संख्या अगर पूछे तो क्या बताना है आपको? 4। कितना बताना है? 4। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं क्या चीज़। देखिए, जब कोई वृत्त है, अब वृत्त के अंदर में कोई एक वृत्त है, जैसे हम कहेंगे इस वृत्त को कैसे जानते हैं कि जब दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही है तो उसमें कितने स्पर्श रेखा? जब दो वृत्त अंतः रूप से स्पर्श कर रही है, आंतरिक स्पर्श कर रही है, देखिए ना, आंतरिक अंदर से स्पर्श कर रही है तो कितने स्पर्श रेखा? तो स्पर्श रेखा होगी एक ही स्पर्श रेखा होगा, बाकी और तो कहीं होगा नहीं। तो सिर्फ कितना स्पर्श रेखा होगा? 1। कितने स्पर्श रेखा होंगे? 1। ठीक है, जब दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही हो, जब दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही हो तो कितने स्पर्श रेखा होगा? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वृत्त है और ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये दोनों वृत्त का जीवा ये क्या कहलाएगी? इस वृत्त के लिए भी ये जीवा है, इस वृत्त के लिए भी ये जीवा है, तो इस जीवा को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहिए, उभयनिष्ठ जीवा। इस जीवा को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ जीवा। इस जीवा को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ कुछ पॉइंट को समझते रहिएगा। देखिए ये वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर में वृत्त क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त। वृत्त के अंदर में वृत्त वह क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, अब देखिए संकेंद्रीय वृत्त में सबसे बड़े जीवा क्या होगा? संकेंद्रीय वृत्त में सबसे बड़े जीवा क्या होंगे? तो देखिए संकेंद्रीय वृत्त में सबसे बड़ा जीवा वो होगा जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा हो। संकेंद्रीय वृत्त में वृत्त के अंदर वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त में सबसे बड़ा जीवा क्या होगा? तो सबसे बड़ा जीवा वही होगा जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। जो छोटे वृत्त का क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। जैसे देखिए छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। तो दो संकेंद्रीय वृत्त में, जब संकेंद्रीय वृत्त में बड़ा जीवा क्या कहलाएगा? जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वृत्त है, यह वृत्त की क्या है? केंद्र है। दो जीवा हमने खींचा, क्या किया हमने? 2 जीवा खींचा, तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी मान लीजिए ये भी है, तो दोनों जीवा की लंबाई भी आपस में क्या होगा? समान होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी आपस में समान होती है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवा की लंबाई भी आपस में समान होती है। ठीक है, इसका परिभाषा लिख देते हैं।
तो आपके सामने में हम परिभाषा लिख दिए। क्या लिख दिए? वृत्त के केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी आपस में समान होती है। वृत्त के केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी आपस में समान होती है। वही कहा, वृत्त के केंद्र बिंदु से समान दूरी पर, तो समान दूरी मान के चलिए जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, समान दूरी पर स्थित जो जीवा होगी उसकी लंबाई भी आपस में समान होगा। ठीक है, चलिए देखिए, वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं में सबसे छोटी जीवा उस बिंदु द्वारा समद्विभाजित होती है। मतलब नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए, बढ़िया सा आकृति बनाते हैं। यह एक क्या है? वृत्त है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यह एक वृत्त है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इसमें यह एक क्या है? जीवा है। ठीक है, चलिए, और एक जीवा ये, चलिए दूसरा मार्कर का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, मान के चलिए कि एक जीवा ये है, और सपोज कीजिए कि एक जीवा ये है। अब सुनिए ध्यान से, कहेगा कि बताइए, और यह केंद्र है। ठीक है, वृत्त का ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से, वृत्त के अंदर मान के चलिए ये बिंदु से, वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से, मान लिया ये बिंदु, वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से गुजरने वाली जीवाएं, तो किसी भी बिंदु से, यह भी जीवा इसी बिंदु से गुजरा है, ये भी जीवा इसी बिंदु से, ये भी जीवा इसी बिंदु से, तो किसी बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं में सबसे जो छोटी जीवा होगी वह कौन सा होगा? तो सबसे छोटी जीवा इसमें वही होगा जो जीवा दो बराबर भागों में बंट जाता है, जो जीवा समद्विभाजित हो जाता है। तो बताइए, ये तीनों जीवा में कौन ऐसा जीवा है जो दो बराबर भागों में बंट रहा है? तो ये लाल रंग से दिखा दिए हैं। ठीक है, ये ललका जीवा जो है ना, ये ललका रंग का जो जीवा खींचे हैं लाल रंग से, वह क्या है? दो बराबर भागों में बंट रही है, इसीलिए वह क्या होगी? सबसे छोटी जीवा। तो यह क्या हो जाएगा? सबसे छोटी जीवा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ में आ गया होगा, फिर से समझिए। कहता है, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा भी जीवा खींचने के लिए कह दे, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं हम, ऐसे फिर भी सबसे छोटी जीवा कौन होगा? ये लाल कलर से जो दिखाए हैं वही होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार कहता है कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से, वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं में, वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं में सबसे छोटी जीवा वही जीवा होगी जो दो बराबर भागों में बंट जाती है। सबसे छोटी जीवा वही जीवा होगी जो दो बराबर भागों में बंट जाती है। जैसे देखिए, कितने जीवा गुजर गई, कितने जीवा एक बिंदु से गुजरी, परंतु एक बात बताइए, ये बड़ा जीवा देखिए, इधर कितना पार्ट है, इधर छोटा है, दो बराबर भाग में जीवा है? नहीं है। यह जीवा दो बराबर भाग में है? नहीं है। ये जीवा है? नहीं है, दो बराबर भाग में है ही नहीं। परंतु ये लाल रंग का जो जीवा है ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है। इसीलिए वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से कितना भी जीवा गुजरे, परंतु वही जीवा सबसे छोटी जीवा होगी जो जीवा दो बराबर भागों में बंट जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आज हम समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट के क्लास में हम वृत्त को और आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।